अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त चीन में मौजूद हैं। चीन का उनका ये इंतहाई अहम दौरा है और काफ़ी अरसे के बाद वो एक बैरूनी दौरे पर गए हैं और इस नौइयत के दौरे पर गए हैं जिसकी ना सिर्फ ये कि सियासी अहमियत है, स्ट्रेटजिक अहमियत है, बल्कि रीजन के ऊपर इसके ना सिर्फ ये कि दूरस असरात मुरतब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसको कंसिडर किया जा रहा है। ये दौरा एक ऐसे मुश्किल वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान जाहिर है कि माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए कुछ सर्दमहरी के जज्बात नज़र आते हैं। और ऐसी सूरत में जबकि पाकिस्तान पहले ही अमेरिका की एक दावत को चीन की वजह से तकरीबन ठुकरा चुका था, तो उसके बाद पाकिस्तान का चाइना में जाना और ख़ास तौर पर सरमाई ओलंपिक्स की तकरीब में प्राइम मिनिस्टर साहब का शरीक होना, ऐसी सूरत हाल में कि जब बहुत से दीगर ममालिक जिसमें इंडिया और अमेरिका भी शामिल हैं जैसे बड़े ममालिक इसका बॉयकॉट किए हुए हैं, तो ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये मैसेज दे रहा है कि हम स्ट्रांगली चाइना के साथ खड़े हैं और उससे इजहार यकजहती कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये एक अच्छा जेस्चर, लेकिन वहाँ से जो दौरे के असरात होंगे, जो समरात होंगे, वो क्या होंगे? क्या इस दौरे की अहमियत है? कैसी इसकी टाइमिंग है? इसके मकासद क्या हैं और इसके समरात क्या होने जा रहे हैं? इसके हवाले से सबसे पहले आज खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे और आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी हिलाली साहब के पास। हिलाली साहब, वैसे तो इसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड पर आपको क्या लग रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये दौरा और इसके स्पेसिफिकली आपके नज़दीक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, क्या इससे हमें मिल सकता है? इससे ज़्यादा अहम मौका हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा अहम टाइमिंग हो नहीं सकता और बड़ा अच्छा टाइमिंग है पाक चीन रिलेशनशिप के लिए। क्यों? कि इसलिए कि चीन चाहता है कि हम उन खड़े हों और बताएं दुनिया को कि हम चीन के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि हमारे पुराने एलाइज जो हैं वो उनके खिलाफ हैं, हालांकि उन्होंने सेरेमनी को बॉयकॉट किया है, हालांकि उन्होंने हमें भी कहा था कि इसको उधर मत जाएं, मगर हम जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इट्स वेरी गुड, हमें एक और मौका मिल रहा है बताने के लिए पूरी दुनिया को और चीनियों को भी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं ऐसे मौके पे। दूसरी वजह से अच्छी बात है इसलिए कि हमारी मैशत जो है बहुत बुरी हालत में है, इन अ सेंस बेहतर हो रही है, इम्प्रूविंग है, मगर बगैर चीन और उनके इन्वेस्टमेंट और उनके क्रेडिट इम्प्रूव मुश्किल से होगा, देर लगेगा। तो अगर ये है मौका जाके हम उनको बताएं, और हमारे पास बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए समीना, हम उनको जाके फौरन बता देते हैं प्रेसिडेंट जी आपने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की हमने वादा की थी, 3 बिल्कुल तैयार हैं, गैस और इलेक्ट्रिसिटी उनमें आ रहे हैं, ग्वादर और धाबे जी और रक्षा में। तो अब मेहरबानी से अब आपके इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, वी आर रेडी टू रिसीव देम। और आप ये भी कह सकते हैं कि इमीडिएटली अगर आप 4 सेगमेंट्स में भेजे हैं, फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल, स्टील और टेक्सटाइल्स, उनमें मुनाफा होगा जैसे प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट्स गेट्स रेडी। और उनको इत्मीनान देने के लिए वैसे चीन को पता है, मगर हम फिर रिइटरेट कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जैसे आपको पता है हम एक पूरा डिवीजन हमने रेज किया है। अब ये दूसरी बात है कि ये ऐसे मौके पे वो हैं उधर जो ये थोड़ा सा इसमें चीनियों का और बल्कि मुल्क का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया है कि इतना बड़ा अटैक ऐसे वक्त कैसे हो सकता है, और उन लोगों को हम जानते ही नहीं थे। मगर दिस इज़ अनदर सब्जेक्ट जो मेरे ख्याल में बाद में शायद डिस्कस करें। और हमने उनको ये भी बता सकते हैं कि भाई सीपेक का जो बंदा है, द की मैन फॉर सीपेक, खालिद मंजूर, वो आपका भी एक किस्म का फेवरेट है। वो जानता है चीनियों को, चाइना के कल्चर, वर्क एथिक्स, चाइना की ओरिएंटेशन, वो सब चीज़ उसको पता है। उसको हमने सरबना बनाया सीपेक के, और वो मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के साथ उसका रिश्ता होगा। तो मैं समझता हूँ समीना, ये सब चीज़ें हम फौरन उनको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है।
तो इम्पोर्टेंट भी है और टाइमिंग भी अच्छी है। हमने सुना है, हाँ, और आज हमने सुना है उन्होंने 5 साल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का शायद एग्रीमेंट साइन हो गया है। जबरदस्त। ये जो है ये बहुत सारी चीजें हमें दिलाएगा ये एग्रीमेंट। इस पे भी हम बात इसको हम अभी डिटेल में भी अभी बात करते हैं कि हाँ बिल्कुल कि माशी तौर पर हमें कितना फायदा होगा, इस पर आते हैं अभी। लेकिन इमरान साहब ओवरऑल जाहिर है कि ये बड़ा सबकी नजरें हैं इस पर दौरे के हवाले से। आपको लगता है कि ये एक रूटीन का दौरा होगा या पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के लिए कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो कि ऑलरेडी माशाल्लाह से अच्छे हैं, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है चाइना, लेकिन फिर भी जहां पर हम देखते हैं कि एक बूस्ट मिलेगा रिलेशनशिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो ये दौरा चीन है, इसके कई सियासी, सफारती और मुआशी पहलू हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा जो अहम बात है ना उस पर आज बात करना चाहूँगा। देखें, हिलाली साहब ने अभी ना पाकिस्तान और चीन के हवाले से कई चीज़ें बयान की हैं। पहले आप इस समझ लें कि ये दौरा इस वक्त क्यों इतना अहम है। थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। हिलाली साहब, आप ज़रा याद करें 1980 में क्या हुआ था अफ़गानिस्तान पे, जब रूस का हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका ने रूस में होने वाली ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया था, और ठीक 4 साल बाद रूस ने लॉस एंजलिस में होने वाली ओलंपिक्स का बाइकआउट कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त उस कोल्ड वार जो थी जिसका आगाज हुआ था, ये उसकी एक तरह से रीइनेक्टमेंट कह लें या उसकी रेपिटिशन कह लें। जो इस वक्त जो हालात हैं, ये हालात उस तरफ जा रहे हैं। आप देखें हुआ क्या है, आज किन किन मुल्कों ने बाइकआउट किया है। देखें, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें इंडिया है, यानी अमेरिका के जितने एलाइज हैं उन सब ने बाइकआउट किया। और फिर अमेरिका की एक साजिश देखें, मैं इसे ख़ास तौर पे साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया कि पाकिस्तान तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जी। अच्छा, आपको वैसे तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की अहमियत याद नहीं आती, उसके मसाइल आपको याद नहीं आते। अब चीन को ये बताने के लिए कि जी हम हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, क्वाड जो 4 मुल्क की इन्होंने इत्तेहाद बनाया है, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। अब वो जो फौजी इत्तेहाद है जिसके तहत आपको पता है कि फ्रांस के ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात जो हैं ख़राब हुए हैं, और अमेरिका के साथ, क्योंकि वो उनको जो है आबदोज़ें, एटमी आबदोज़ें, वो अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा किया है, हालांकि वो फ्रांस से उन्होंने लेनी थी। ये सारी चीज़ें अगर देखें तो नई जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, और इस नई जियो पोलिटिकल सिचुएशन में ये दौरा इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान और रियासत पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हमने अपना पलड़ा जो है, अपना वज़न के पलड़े में डालना है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए, इस रियासत पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है और बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त में ये फैसला करना बड़ा अच्छा है। अब उसका आप देखें, जब आप इन चीज़ों का मुआवजा करेंगे तो आपको समझ आएगी कि देखें रूस क्या कर रहा है। रूस को जब ये पता लगा कि अमेरिका के इशारे पे हो सकता है यूरोप जो है वो उनके साथ मुआहदे ख़त्म कर दे या उनको मुश्किल पेश आए, तो उसने चीन के साथ 30 साल का एक और गैस लाइन का मुआहदा कर लिया। हालांकि चीन को पहले भी एक गैस लाइन के ज़रिए से वो गैस देता है, यानी वो दोनों अपने बड़े प्लेयर्स अपना मामला देख रहे हैं, इसको भी सेटल कर रहे हैं और अपनी चीनी सदर और रूसी सदर बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तानी वजीर आजम भी अगर वहां पे जाके अपने पत्ते सही अंदाज में खेल लेते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होगा। और वजीर आजम, आखिरी लाइन में कह दूं, फिर लाली साहब से लेते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने इस दौरे पे जाने से पहले हिलाली साहब बाकायदा पाकिस्तान में सनतकारों से राब्ता किया और उनसे कहा, उनको मोटिवेट किया कि जो लोग चाइना उनके साथ जाना चाहते हैं वो चलें, ताकि वहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टर से उनके एग्रीमेंट्स करवाए जा सके, उनकी निगोशिएशन करवाई जा सके, ताकि उनके साथ जॉइंट वेंचर में लोग यहाँ आए, स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाए। लेकिन हिलाल साहब, जो इमरान साहब ने पॉइंट उठाया, मैं जरा पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगी। उन्होंने जो इंटरनेशनली बताया है कि जो पूरी इस वक्त गेम चल रही है,
ऐसे में आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर हम किसी एक की तरफ अपना वजन डाल लें, जबकि जिस बयान की तरफ अमेरिका के बात कर रहे हैं इमरान साहब, उसमें उन्होंने साथ ये कहा है कि हम नहीं समझते हैं कि हम किसी को ये कह रहे हैं कि आप कोई एक चूज कर लें। बेसिकली उन्होंने खुद ये एक्सप्लेन किया। तो कहने का मकसद ये कि क्या ये बेहतर सिफारतकारी है कि हमें कोई एक चूज करना है या हम बैलेंस करके चल सकते हैं? बैलेंस कैसे हो सकता है? एक दोस्त और दुश्मन से आप बैलेंस कर सकते हैं रिलेशनशिप? एक मुल्क जो अपनी दुश्मनी और आपके दुश्मन के साथ उनका एक मुआहदा हो गया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया है, मेजर पार्टनर, मिलिट्री भी पार्टनर, आप समझते हैं वो और आपका जिगरी दोस्त के बिटवीन कोई फर्क नहीं होना चाहिए? बैलेंस आप रख सकते हैं। अगर आप वो उसको कहते हैं बैलेंस, तो मैं कहता हूं इट शुड बी वेटेड इन फेवर ऑफ चाइना, जो हम दिखा रहे हैं। और देखिए कितना झूठ कहा वो जो निक प्राइस है अमेरिका का, कहने लगा विद स्ट्रेटेजिक पार्टनर। भाई तुम्हारी जो एक बॉस था तुम्हारा ये वेंडी शर्मन, वो जो इधर आई थी उसने क्या कहा इंडिया में? उसने पाकिस्तानियों को क्या कहा? इंडिया में कहा मैं पाकिस्तान जा रही हूं ओनली टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान, और साथ साथ उसने कहा और जो वो मुझे जो बात होगी और जो उनका रिएक्शन है मैं आप लोगों को आके बताऊंगी। वो कह रही है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर और कोई पार्टनरशिप और कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं। और ये कह रहा है तुम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। झूठे, दे बैड लायर्स। और वो कहते हैं झूठ कहना एक है और फिर बैड लाइंग भी झूठ है। मगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या अचीव किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये अगर इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट 5 साल का जो साइन करना था अगर ये हो गया है तो इट्स फैंटास्टिक। चाइना के इंडस्ट्रीज रिलोकेट करेंगे पाकिस्तान और चाइना हमारे मैन पावर को ट्रेन करेगा और ये फैक्ट्रीज को प्लान, इनिशिएट, एक्सिक्यूट करेगा प्रोजेक्ट्स। जबरदस्त है समीना। आप देखें कि बलूचिस्तान में कितना नौकरी पैदा होगा। And that is what we need. लेकिन लाल साहब यहाँ पर मेरा फिर एक क्वेश्चन है, पॉवर्टी को निकालो। ये तो बेहतरीन बातें हैं कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आए, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पाकिस्तान का भी फायदा हो उनका भी हो। लेकिन बात ये कि जो सीपैक की सूरत में ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है और बहुत सारे उसके अंडर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के उसके हवाले से अगर कोई रिजर्वेशंस थे तो वो दूर हो चुके हैं और अब वो उसी रफ्तार से चल रहा है जैसे चलना चाहिए? और स्पेशली इसमें मैं ऐड कर दूं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं, क्या वो इतने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं कि वो 100% जो चाइना है बेफिक्र होके अब दोबारा से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बल्कि अगर ख़त्म हो रहे थे तो अब कुछ वापस आ गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो हम कहते हैं हम छुपा नहीं सकते हैं। ये एक बड़ा डैमेजिंग अटैक हुआ है और काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स में लोग हमारे मारे गए हैं। मगर फिर भी चीन जो है उनको वो जानता है कि अगर हम प्रॉपर्ली अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और हम किया। देखिए जी, हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस मशहूर है। ये तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं धचका है उनके रेपुटेशन का। वी प्रूव्ड आवरसेल्व्स टू बी गुड, एक्सीलेंट एट फाइटिंग टेररिज्म। तो ये क्यों हुआ है? मगर मैं समझता हूं तो ये कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाएगा। मगर समीना, मैंने शायद आपको पहले पता नहीं बताया कि नहीं, 3-4 चीजें की जरूरत है जो हमें जरूर करना है। आपको सोचिए तो सही समीना, 113 दिन लगते हैं एक बिजली कनेक्शन एक फैक्ट्री को मिलने के लिए, 125 दिन लगते हैं कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए, और 105 दिन लगते हैं आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए। समीना, दिस इज नॉट ऑन। आप अपने आप को यू गॉट टू मेक योर सेल्फ मोर एफिशिएंट। ठीक। और दूसरी बात है, व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड, इनमें भी चीन को आपने पकड़ना है। तो मैं समझता हूं कि बहुत काम और है, मगर अल्लाह के फजल से अगर इस विजिट सक्सेसफुल हो गया तो शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन मैं इमरान साहब का कमेंट जरूर लूंगी इस पर भी। इमरान साहब, आप भी समझते हैं कि सीपैक पर जो रिजर्वेशंस थी अगर थी तो वो दूर हो गई हैं, और सिक्योरिटी के बाद आपको लगता है कि उसी रफ्तार से काम हो पाएगा? जो सिक्योरिटी कंसर्न स्पेशली बलूचिस्तान में, जिसका हम आगे चल के जरा डिटेल में बात भी करेंगे, तो वो उसके बाद उसी रफ्तार से काम हो पाएगा? समीना, पहली बात तो अगर नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न्स पे वाकई ही उनको थी उनकी रिजर्वेशंस।
दूसरी बात ये है कि जिस वक्त आपका ये सी पैक का मुआहदा हुआ था उस वक्त भी सिक्योरिटी के मसाइल थे, लेकिन चीन को ये पता था, चीन आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर मामले में आपके साथ मिल के आता है। उस वक्त भी ये दोनों मुल्कों का तय हुआ था कि हम मिल के दहशतगर्दी के जिनको काबू करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ में रुकावट नहीं, एक सानवी चीज़ है। चीन भी ये समझता है पाकिस्तान की पोजीशन को, और पाकिस्तान को भी पता, और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है इस पे काबू पा भी लेंगे इंशाल्लाह। जो स्पेशली आपको याद है कोहिस्तान में उनकी बस पे अटैक बिल्कुल ऐसे, तो डायरेक्टली उसको बिल्कुल ऐसे ही है। असल इशू ये नहीं है, मेरे नज़दीक मामला ये है कि सी पैक पे जो कंसर्न थे वो अगर पूरी तरह नहीं भी हल हुए तो वजीर आजम को चाहिए कि उनको दूर करे, और इस कम से कम इस टूर में उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि अगर सी पैक पे काम स्लो था, क्योंकि चीन की तरफ से ये रिजर्वेशंस आ रही थी कि सी पैक पे काम स्लो है, उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि जनाब हम बिल्कुल आपके साथ रेडी हैं। और हमने ये जो हिलाली साहब जिक्र कर रहे थे ना 105 दिन का, 123 दिन का, ये सारा ये जो इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं इस पे वन विंडो सोल्यूशन दिया जा रहा है। उसमें हिलाली साहब मेरी बात हो रही थी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज से, तो वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ ये किया है, हत्ता कि जो फैसलाबाद में भी साथ जो मिल के बनाई जा रही है इंडस्ट्रियल स्टेट, तो वो कहते हैं हमने ये किया है कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आएगा उसको वन विंडो सोल्यूशन दिया जाएगा, और वो जैसे ही ऑनलाइन बेशक अप्लाई करे या वैसे करे तो उसको बिजली, गैस, फोन और इन चीज़ों के लिए कम से कम उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो ऑनलाइन ही पूरी करे तो उसको फौरी तौर पे कनेक्शंस दे दिया जाएगा और चीज़ें दे दी जाएंगी। तो अगर हुकूमत वाकई इस तरह से फैसिलिटेट कर लेती है। दूसरा जो अमेरिका चीन में है मामला वो ये है कि वो वहाँ पे अब देखें मौसमियाती तब्दीली और ये चीज़ें हर मुल्क का मसला है। वहाँ पे उन्होंने एक ये भी तय किया कि ख़ास हजम से कम छोटी जो इंडस्ट्री है उसको वो अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। तो बहुत इंडस्ट्री ऐसी जो वो वहाँ नहीं रखना चाहते, उनके मुल्क के मुताबिक वो हजम में छोटी है, लेकिन हमारे हिसाब से वो वहाँ यहाँ बहुत बड़ी है। उस इंडस्ट्री को भी वो यहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर होंगी तो यहाँ पे जब रोजगारी यहाँ पे लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जब यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी और जब आपका सी पैक पूरा चल जाए तो आप यकीन करें कि ग्वादर से लेके जब चाइना तक आपका वैसे ही सफर से ही आप इतने पैसे वहां पे कमाएंगे कि लोगों में खुशहाली आएगी, और इसका सबर पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। सिर्फ एक सूबा, एक शहर या कोई एक खास तबका इससे मुस्तफीद नहीं होगा। इंशाल्लाह जी, हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजिट फ्रूटफुल साबित हो पाकिस्तान के लिए, और इससे हमें ना सिर्फ ये कि दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग नज़र आए, बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं चीन से, वो भी हमारी पूरी हों, और उनको जो हमसे हैं हम भी पूरी कर सकें और आगे रिलेशनशिप बढ़ सके, क्योंकि इसी में खित्ते का फ़ायदा भी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। अभी जो हम ख़ास तौर पर बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो मेन इसमें सारा कंसर्न है वो सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटी के हवाले से हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दुश्मनों ने अब ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को निशाने पर रख लिया। इस सिक्योरिटी चैलेंज से कैसे पाकिस्तान को निमटना है, इसकी क्या वजूहात हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पैदर पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। इसके मुख्तलिफ अज़लाम में इससे पहले भी हमने देखा कि ना सिर्फ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और हमारे अहलकार जहाँ भक हुए, शहीद हुए, बल्कि इसके साथ साथ अब तो ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ अटैक किया जा रहा है। और ऐसा ही जो वाक़या है वो आपको मालूम है कि पहले पंजगुर और फिर उसके बाद नौशकी में पेश आया, और अभी जो ताज़ा इत्तलात हैं इसके हवाले से कि वहाँ पर जो हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, अगरचे उसे पसपा किया गया, अगरचे उनका भारी नुकसान हुआ है, और हमारे जो जाबाज सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने यकीनी तौर पर उन्होंने नाको चने चबवा दिए वहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से कुछ ना कुछ शोरश जारी है। और इसी वजह से एक ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, कि जहाँ पर टारगेटेड कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लिया गया है, और वहाँ पर अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसमें उनका भारी नुकसान भी हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र यकीनी तौर पर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तान के और ख़ित्ते के
स्टेक्स हैं और वहाँ पर इस तरह की अगर अमन अमान की सूरत हाल होती है तो यकीनी तौर पर क्वेश्चनेबल है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ये कौन कर रहा है? जाहिर है कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, लेकिन क्या ये दुश्मन आइडेंटिफाइड हैं? क्या उनके आलाकार हमारे अंदर ही, हमारे आसपास ही मौजूद तो नहीं हैं? वो कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा और उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे में बहुत सारे लोग टीटीपी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन क्या बलूचिस्तान में टीटीपी ही ये कार्रवाइयाँ कर रही है, इसकी तरफ भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि शेख रशीद साहब ने ये ज़रूर कहा है अमन अमान की सूरत हाल से बात करते हुए कि जनाब कलअदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े और वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ये सारी सूरत हाल उसी तरफ इशारा करी? इस पर तफसीली बात करते हैं। इमरान साहब, आपके नज़दीक जो बलूचिस्तान हालिया लहर, इसकी वजह क्या आपको नज़र आ रही है और इसके पीछे कौन है? देखें, पहली बात तो ये है कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है पाकिस्तान की सूरत हाल को, वो माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल हो, उसको डिस्टेबलाइज करना। अब वो कौन करना चाहता है? इसमें कोई और नहीं है सिवाय इंडिया के, अमेरिका के या पाकिस्तान, इसराइल के और पाकिस्तान के दुश्मनों के। देखिए, आपको एक चीज़ को समझना होगी कि ये जो बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, पंजगोर से हमला हुआ, फिर उसके अलावा आप देखें नौशकी, इससे पहले कच्छ में, तो आप ये देखिए, अगर आप नक्शे पे देखें तो पोजीशन क्या बनती है। नौशकी की सरहद मिलती है अफगानिस्तान के साथ, कच्छ और पंजगोर का लगता है जाके ईरान के साथ। अब हम हमेशा अफगानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि कुछ रियासती जो गैर रियासती नासिर हैं वो ईरान को भी कहीं इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, ईरान की सरहद को या रकबे को। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप ये देखेंगे ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इसका बर्मला इजहार कर चुकी हैं, सबूतों के साथ ये चीज़ें सामने लाई जा चुकी हैं कि ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं और ये अफगानिस्तान और भारत में जो मौजूद रहे हैं। आप ये देखें, सबसे बड़ा सबूत क्या है कि इन दहशतगर्दों के कब्जे से जो असला बरामद हो रहा है, हिलाली साहब, वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नेटो फोर्सेस के ज़रिए इस्तेमाल जो असला था वो असला है, इतना जदीद असला है। तो अगर वो असला इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द, तो इसका मतलब है जो अफगानिस्तान में वो छोड़ के नेटो फोर्सेस, क्या वो वाला असला इनके हाथ आ गया? अगर वो आया तो किस जरिए से आया, ये वो असला इन तक कैसे पहुंचा? मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को ये चाहिए कि अफगानिस्तान और ईरान दोनों की हुकूमतों को शामिल करके, सिक्योरिटी एजेंसीज को करके एक मुश्तरका इस पे लाहेअमल तय किया जाए, तहकीकात की जाए और एक दफ़ा इस पे ना जारखाना पॉलिसी। देखिए, ये ऐसे नहीं होगा कि अच्छा राज़ी हो जाओ, ये हो जाओ, आपको जारखाना पॉलिसी अपनानी होगी कि जो रियासत के साथ हैं वो साथ उनसे मोहब्बत, और जो रियासत के खिलाफ हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। आप टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो इनको तसल्ली होगी, अदरवाइज लोलियां पोचियां लगाने से ये बात नहीं। मैं अभी आती हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि बलूचिस्तान में बहुत सारी महरूमियाँ भी हैं और उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं और रिजर्वेशंस हैं, जिसकी वजह से वो लोग बाज़ औक़ात महरूम तबकात हथियार उठा लेते हैं, तो क्या उनको बातचीत से डील करना चाहिए या उनके खिलाफ ताकत आजमानी चाहिए? इस पर हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का एक कमेंट ज़रूर ले लूँ। हिलाली साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे दहशतगर्दी की, चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी हो या और इस तरह के एक दो ग्रुप्स, अब उनको जोड़ कर मिला दिया गया है दुश्मन की जानिब से और एक नई तंजीम बना दी गई है जो कि अब मिलकर ज़्यादा पावरफुल हो गई है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो इतने बड़े बड़े अटैक्स कर रही है पाकिस्तान की फोर्सेस के अगेंस्ट। तो क्या आपको नज़र आ रहा है इसके पीछे? पहले बात तो ये है कि मैं तो हैरान हूं कि इतने सुसाइड बॉम्बर्स, खुदकुश, इतने लोग, ये कैसा हुआ भाई? कितने लोग आए? किधर है वो बॉर्डर? किधर है वो फेंस? क्या वो 20 मील से जो खुला है उधर से आए? क्या ईरान से आए हैं? कुछ तो आए हैं ईरान से। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरानियन एम्बेसडर का आप एक वीडियो देखें जो तकरीर कर रहा था हिंदुस्तान में। वो कह रहा था कि ये पता नहीं पाकिस्तान क्यों ग्वादर के पास जाना चाहता है, ग्वादर कुछ नहीं है, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं चार बहार आ जाएं, चार बहार। अरे भाई, अपने लोगों को बताओ कि चार बहार जो है वो इस किस्म का बंदरगाह है कि 20,000 टन से ज्यादा कोई जहाज उधर जा ही नहीं सकता।
और ग्वादर जो है वो 2 लाख टन का जहाज ले सकता है। माने कि इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो वो कर रहे हैं उसका मकसद क्या है कि वो नहीं चाहते। मैं कहता हूं यूएई भी नहीं चाहता कि ग्वादर खुला हो। ग्वादर खुल जाए तो यूएई की क्या ये होगी, स्टैंडिंग होगी। देखें आप मैप को, उतना अंदर जाने की जरूरत क्या है, बिल्कुल एट द माउथ ऑफ द वो क्या कहते हैं, गल्फ। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, हिंदुस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान इतना प्रो नहीं है, ईरान तो है ही है, और यूएई है। तो ये हमारे ये ट्रेडिशनल दुश्मन नहीं है, ये मुख्तलिफ किस्म के दुश्मन हैं जिनके पास पैसे हैं। दूसरी बात, आपने देखा वो इक्विपमेंट जो ये कह रहे थे इमरान याकूब, सही कह रहा था, आपने देखा वो नाइट विजन। भाई वो नाइट विजन से इसलिए तो उनके 10, 12, 15 लोग मारे गए। वो नाइट विजन क्या हमारा हर सोल्जर के पास नाइट विजन है? बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए। काटो टैक्स और दो उनको, हमारे लिए मरने के लिए तैयार हैं तो दे शुड हैव द बेस्ट इक्विपमेंट। राइट। तो अच्छा, ये देखिए, मैं आपको ये जी फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को आप सेकंड कर रहे हैं जो शेख रशीद भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मामलात फिर अफगानिस्तान से बहुत हद तक अटैच्ड हैं और वहां से ही अगर वेपन वहां का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर जो छोड़ के गई फोर्सेस, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो फिर हम ये समझें कि अफगान तालिबान का असर रसूख नहीं है इन लोगों के ऊपर और वो जिस तरह चाहे वो अब अपना कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो फिर इसमें इसका मतलब नाकाम हो गए। हमारे लोग समीना अफगान तालिबान के लिए बहाने बना रहे हैं। बहाने इस लिहाज वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, कहते हैं नहीं अभी आए हैं बेचारे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। अरे उनको बिल्कुल पता है क्या हो रहा है। हर किस्म का हथियार मिल रहा है, हर किस्म का मॉडर्न इक्विपमेंट नेटो के जगह से मिल रहा है। चलो ठीक है, कुछ लोग बेच रहे हैं, इलीगल है, मगर उनको रोक तो नहीं रहा है कुछ। राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप टीटीपी को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं या कर नहीं सकते, अगर कर नहीं सकते तो और भी बड़ा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि व्हाट इज दिस रिलेशनशिप जो हमारी आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो फिर तालिबान को भी चाहिए कि टीटीपी को कंट्रोल करें। ठीक है, ये आपका डिमांड है। राइट। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाल साहब बात कर रहे हैं, अगर उसको मैं थोड़ा आगे भी बढ़ाऊं, यहाँ पर भी तो हमारे लोग मौजूद हैं ना जो कि उन लोगों के दुश्मनों के सहूलतकार बन जाते हैं, उनके आलाकार बन जाते हैं। अब बात ये है कि क्या हमने उनके साथ बातचीत करनी है ये सोच के कि यार ये चूंकि डिप्राइव्ड लोग हैं इसलिए ये अगेंस्ट आ जाते हैं, रियासती इदारों के खड़े हो जाते हैं, या फिर हम ये समझें कि भाई ये दुश्मनों के साथ मिलने में लिहाजा ये दुश्मन है। देखें, पहली बात तो ये कि जो लाली साहब कह रहे थे ना, जो इंटेलिजेंस राय हैं, इंटेलिजेंस राय के मुताबिक जब काबुल में अफगानिस्तान में इंटरम था ना मामला के नेटो फोर्सेस छोड़ के भाग रही थी और तालिबान जो है उनका भी कब्जा नहीं था, उस दौरान बहुत सारा असला वहां से गायब हुआ। ठीक। और वो कुछ लोग चोरी कर रहे हैं या कुछ लोग उस दौरान स्मगल करके मुख्तलिफ जगहों पे ले गए और वहां से अब बेच रहे हैं। असल में इंटेलिजेंस राय के मुताबिक उस दौरान वो जो गैप था, कंट्रोल नहीं था कोई, उसमें ये बड़ा कुछ इधर उधर हुआ, बहुत कुछ इधर उधर हुआ। दूसरी बात ये है जो आपने बात की है, देखिए एक बात को समझे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब एक बंदा आपके साथ कोई रहम नहीं कर रहा, एक बंदा यहाँ लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, इस मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बन रहा है, इस मुल्क की तरक्की का दुश्मन है, इस मुल्क के अमन का दुश्मन है, तो उसके साथ भी रायत कैसी? मैं नहीं समझता कि उसके लिए किसी किस्म की रायत होनी चाहिए। आपको ये चाहिए, मैं पहले जैसे कह रहा था, कि जारखाना पॉलिसी अपनाएं और एक दफ़ा रियासत पाकिस्तान ये फैसला कर दे, जब दहशतगर्दों को ये यकीन हो जाएगा। देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, दुनिया में किस तरह से अमल दरामद होता है। 4-5 चीज़ें होती हैं। एक सबसे पहली जिसमें चीज़ होती है कि किसी भी मुल्क में कानून का बनना, फिर दूसरा उसका अमल दरामद होना, तीसरा फिर इस बात का खौफ होना कि इस कानून पर अमल दरामद हुआ तो हमें सज़ा मिल जाएगी।
ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तो कोई मुजरिम इस बात से तौबा करता है कि वो जुर्म ना करे। लेकिन अगर मुजरिम को ये एहसास हो कि जनाब मुझे क्या है, चलो मुझे तो यहाँ से जो है ना कोई मिल जाएगा, रहम हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, मैं मजलूम बन जाऊँगा। मुझे आप ये बताएं कि कितने लोग हैं, आपने कभी देखा है कि किसी फैमिली में कभी को लाखों में कोई एक हो कि किसी बाप ने बच्चों के साथ कोई जुल्म किया हो या महरूमी का वो शिकार हो तो बाप को उठ के गोली मार दे। ये लोग लेते हैं ना प्ली के जनाब वो तो महरूमियों का शिकार है इसलिए ऐसा करते हैं, मैं समझता हूँ ये गलत बात है। महरूमियों का शिकार तो है। मेरी गुजारिश सुने, महरूमियों का शिकार बिल्कुल है, लेकिन महरूमियों का शिकार जो होते हैं उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप दूसरों की जानें लेना शुरू कर दें। हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, तमाम लोगों को मसावी हकूक देने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। जितना हक लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में पैदा होने वाले बच्चे को है कि उसको तालीम की, तरबियत की, सेहत की सहूलतें मिले, उतना ही नौशकी में, पंजगूर में भी पैदा होने वाले बच्चे को बिल्कुल होना चाहिए। और फिर ये भी देखना होना चाहिए ना कि जो लोग उनसे हथियार उठवा रहे हैं क्या वो उनको हकूक दिलवा रहे हैं कि वो अपने मकसद पूरे कर रहे हैं। असल मकसद ये, असल चीज ये है कि वो उनको मिसगाइड इस्तेमाल कर रहे हैं तरफ। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? क्या इन लोगों से बातचीत हो या इनके साथ सख्ती से निपटा जाए? आपका कमेंट, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। बातचीत कैसे हो सकती है भाई? इन लोगों के साथ बातचीत की कोशिश हुई थी। आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है को 3-4 दफे रोज कहता है कि बातचीत हुई थी, ये किसी चीज पे मानने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप अपने गिरबान के अंदर देखें। अब आप देखें कि आपको कैसा है। मुझे देखिए, मेरे जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं मुझे कि इन लोग किससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है? उन लोगों से पूछते हैं जो स्मगलर्स हैं। भाई स्मगलर किसके साइड में है? हम लोगों को बड़ा अच्छा बॉर्डर पे पता है कि कितने डीजल के ट्रक आ रहे हैं, हमें पता है कितनी मंशियात के ट्रक्स आ रहे हैं, मगर हमें नहीं पता कितने खुदकुश आ रहे हैं। क्यों? Who is in charge? चलिए, बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी सिक्योरिटी चैलेंज है उनसे जल्द नबरदाजमा हुआ जाए और हमें पूरा यकीन है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर। इंशाल्लाह जल्द ही बलूचिस्तान में अमन कायम होगा और जो वहाँ पर तरक्याती प्रोजेक्ट हैं ये भी साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर काम भी हो, उन लोगों की महरूमियाँ भी दूर हों, जो उनके मसाइल हैं उनको भी ख़त्म किया जाए ताकि उनके अंदर से भी एहसास महरूमी ख़त्म हो। तो दोनों काम साथ साथ साइमल्टेनियसली होंगे तो फिर ही बात बनेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ कराची की सियासत पर बात करें। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सियासत में हम देखते हैं बड़ी हलचल रहती है और ख़ासतौर पर कराची में जब से जमात इस्लामी ने धरना दिया और पीपल्स पार्टी ने उनकी कुछ बातें मान ली, उसके बाद से जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ख्याल आया कि कहीं जमात इस्लामी नंबर ना ले जाए, आगे ना निकल जाए। तो उसके बाद से पीएसपी वाले भी धरना डाल के बैठे हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम भी बड़ी एक्टिव हुई है और उसने भी बड़े इधर उधर ना सिर्फ ये कि राब्ते किए हैं, एहतजाज भी किए हैं, तो वो भी काफ़ी नज़र आ रहा है। अभी जो रिसेंट राब्ता हुआ है वो साबिक गवर्नर से इशरतुल इबाद साहब का हुआ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता। तो क्या दोबारा से रीयूनाइट करने की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम को? एमक्यूएम क्या अब अपने लिए प्लानिंग कर रही है कराची में इन रहने के लिए और अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए? इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात करते हैं। हिलाल साहब, आपके तो बड़े दोस्त हैं साबिक गवर्नर साहब, तो क्या उनकी गेम है? आते हैं कुछ अरसे बाद, आके थोड़ा सा जलवा दिखाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, तो क्या वो करना चाह रहे हैं कुछ प्लानिंग? नहीं क्या इशरतुल इबाद आया था कराची? नहीं आए तो नहीं टेलीफोन पे बात हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी। नहीं, अगर आते तो जरूर कांटेक्ट में रहते, इसलिए इशरतुल इबाद बड़ा सुलझा हुआ आदमी है, मैच्योर पॉलिटिशियन है, इफ आई मे से सो, बड़ा होशियार आदमी है। तो वो सबसे मिलता है, वो उसके घर के दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं, सबसे मिलता है। और जिधर मेरी जो बातें हुई हैं वो कोशिश ये कर रहा है कि एमक्यूएम को इकट्ठे करें। ये डिवाइडेड एमक्यूएम जो है ये कोई इफ़ेक्टिव नहीं है और ये 3 हिस्सों में बट गया है और इधर के जो महाजिर कम्युनिटी है वो चाहते हैं इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। और इस किस्म का आदमी लाइक इशरतुल इबाद, जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी लोग सोचें उनके बारे में इन द पास्ट, इस वक्त जो है उस किस्म का कैरेक्टर और टेम्परामेंट एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है मुहाजिरों के लिए कराची में।
मैं वैसे एक चीज़ ज़रूर नहीं अप्रिशिएट करता हूँ, ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौलाना साहब उधर खड़े हुए हैं और एक गवर्नमेंट के साथी पार्टी जो गवर्नमेंट के साथ जो खड़ी हुई है पार्टी, वो कह रही है हाँ हाँ हम गवर्नमेंट के साथ हैं, मगर भाई क्या मतलब, मगर क्या? तुम गवर्नमेंट के साथ हो तो इसके माने कि तुम किसी के हुक्म पे साथ हो और तुम छोड़ना चाहते हो, इसके माने तुम्हारे में इतनी जुर्रत नहीं है कि एक पार्टी को छोड़ के अपने लोगों को कहो कि तुम नहीं रह सकते इस गवर्नमेंट के साथ इसलिए कि तुम खुश नहीं हो। ये क्या बात है? हाँ हम हैं मगर क्या मतलब? वो तो ये तो काफी अच्छे से कर रहे हैं। मौलाना से तो वो मिल ही सकते हैं, सियासी जमातें मिलने जुलने पे पाबंदी थोड़ी, अगर वो पीटीआई के साथ है एमक्यूएम तो मिल रहे हैं तो मिलने दें, कोई बात नहीं। वो तो आइंदा भी है। लेकिन मैं नहीं कहता मिले नहीं सबीना, मैं सिर्फ कहता हूं जब तुम मिलते हो और पब्लिकली स्टेटमेंट देते हो तुम्हें क्या जरूरत कहना है कि हाँ हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं मगर। भाई अच्छा। मिलो, बेशक मिलो, 2-4 और झप्पियां दादो और खाना खाओ उसके साथ बैठ के, ये कोई बात नहीं है। जी इमरान साहब क्या करने जा रही है एमक्यूएम, क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में कुछ रीयूनाइट हो जाएंगे? देखें मुझे तो ये लगता है कि जमात इस्लामी का जो धरना कामयाब हुआ है ना, और जिस तरह से जमात इस्लामी ने ये बल्दियाती मामलात पे लीड ली है, तो उसने कराची में तमाम सियासी जमातों को ना जगा दिया। जैसे ये सब ना अब सोचने लग गए कि ओहो ये तो जमात इस्लामी लीड ले गई है, जिनका सिर्फ एक एमपी है वो लीड ले गई है, जमात इस्लामी ने हुकूमत से मुआहदा भी कर लिया है तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। अब एमक्यूएम का मामला ये है कि एमक्यूएम का मसला समझ लें, उसकी बका कैसे है, वो उसके इतने टुकड़े हो चुके हैं, इतने ग्रुप बन चुके हैं कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। देखें जब बानी मुत्तहिदा थे उनके दौर में वो सुप्रीम कमांडर थे, वो जो कहते थे पूरी एमक्यूएम वो बात मानती थी। अब अगर वो इकट्ठे हो भी जाएं तो कौन उनकी सरबराही करेगा? फारूक सत्तार करेंगे, आमिर खान करेंगे, मुस्तफ़ा कमाल करेंगे, या फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, या इशरतुल इबाद नहीं। अब मैं क्या बताता हूँ, ये सारी चीज़ों में अब इशरतुल इबाद साहब जो अभी लाली साहब फरमा रहे थे ना, बड़े समझदार हैं। हमारे वाकफान आलिया कहते हैं कि इशरतुल इबाद साहब हैं जो उनके भी राब्ते हुए हैं। अच्छा हाँ जी, इशरतुल इबाद साहब के जो राब्ते हुए हैं तो उनमें उनको भी गो हेड मिला है कि अच्छा कोशिश कर लो कि ये तमाम दड़े अगर मजबूत हो जाए और तुम्हें अपना लीडर मान लें तो फिर ये है कि वो उनके लिए भी काबिल कबूल हो जाएंगे जिन्होंने उन्हें इतने साल इतने हुकूमतों में गवर्नर बनाए रखा था। लिहाजा अब उनकी ये कोशिश है, इशरतुल इबाद साहब की ये कोशिश है कि वो एमक्यूएम लंदन हो, एमक्यूएम बहादराबाद हो, एमक्यूएम दूसरी हो या जाली कुछ भी, हाँ जितने भी हों, इवन के मुस्तफ़ा कमाल हालांकि सबसे मुश्किल जो राब्ता है ना वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो इन सब से बिल्कुल अलग होके उन्होंने बिल्कुल ही अलग लाइन ली हुई है, वो अपनी शनाख्त अलग से रखना चाहते हैं। तो अब ये मामला जो है आप देखें कि उन्होंने इशरतुल इबाद ने इवन के जमात इस्लामी के नईमुर रहमान को भी फ़ोन किया और मुबारकबाद दी है। तो वो असल में इस कोशिश में है कि कराची का, वो कहते हैं ना कराची का किंग कौन, तो इशरतुल इबाद कराची के हिलाली साहब खुश हो गए वैसे इस बात में है, उनके फ्रेंड है ना। चले हिलाली साहब को आइडिया अच्छा लगा, हिलाली साहब के दोस्त हिलाली साहब के दोस्त आ गए तो चले हम अपने प्रोग्राम में भी उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया करेंगे। हिलाली साहब आपको कुछ कह रहे हैं? मैं प्रोग्राम का वक्त हो गया। बस मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इशरतुल इबाद सीम्स टू बी परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट एमक्यूएम के लिए, और एज ए लीडर वो जाएगा। अब देखें वो आना चाहते हैं और इस गन में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। चलें जी, देखते हैं जी क्या फैसला होता है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर नज़म है कि कराची की सियासत इस वक्त काफ़ी गर्म है और मुतहरिक है। वहाँ पर तमाम जो सियासी जमातें हैं और जो एक ऐसा लग रहा है कि गैप सा आया था एमक्यूएम के टूटने के बाद से, जिसको मुख्तलिफ जमातें अब पूरा करना चाहती हैं। देखते हैं कौन बाजी लेके जाता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।